नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना। आज है 18 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रोज मिलते हैं और रोज सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं। जो भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो भी चीजें आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी जो करंट अफेयर सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वो हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम न्यूज़पेपर्स यूज करेंगे वो भले ही आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रहे, क्योंकि हम एज यूजुअली न्यूज़पेपर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आपको उससे रिलेटेड थ्योरीज है वो दोनों ही मीडियम्स पे मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे सेशन खत्म होने के बाद रोज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आप उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं वहां से करंट अफेयर्स। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्सेज और मेन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम है और हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कहां पर इनॉग्रेट किया है? कोची में। ठीक है, तो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज है, एक ड्राई डॉक बनाया गया है। ठीक, पहली चीज क्या है? एक ड्राई डॉक बनाया गया है कोची पे। फिर एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी चालू की है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पर। और तीसरी चीज है कि एक एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल भी स्टार्ट किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ड्राई डॉक, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी एंड एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो ड्राई डॉक है ना, वो कंट्री का लार्जेस्ट ड्राई डॉक है। ठीक, जो ड्राई डॉक है, अब ड्राई डॉक्स होते क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक मींस ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर शिप की लोडिंग, अनलोडिंग या रिपेयर किया जाता है। कैसे इनक्लोज्ड एरिया होते हैं पानी के आसपास। अब यहाँ पे ड्राई डॉक है, तो डॉक्स क्या होते हैं? आपके इनक्लोज्ड एरिया होते हैं, है ना, इन अ पोर्ट वाटर के, जहां पर शिप की लोडिंग, अनलोडिंग या रिपेयर वर्क किया जाता है। तो आईएसआरएफ जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा कोची को इनटू साउथ एशिया के लार्जेस्ट शिप रिपेयर सेंटर पर। शिप रिपेयर सेंटर पर अब ये बनने से फायदा क्या होगा? ये बनने से बेनिफिट्स क्या है इसके, कि बड़े बड़े जो वेसल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो पाएंगे, डॉक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिपेयर वर्क भी हो पाएगा, तो बड़े बड़े जो आपके पास वेसल्स हैं वो यहाँ पर डॉक हो पाएंगे, प्लस यहाँ पे रिपेयर वर्क हो पाएगा। तो हमारा जो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस है, हम बाहर के देशों पे निर्भर करते हैं रिपेयर वर्क के लिए, तो वो चीज भी कम हो जाएगी और इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होंगे। जो बाहर के देशों को पैसा देना पड़ता था वो चीज नहीं करनी पड़ेगी और फॉरेन एक्सचेंज सेव होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और बाकी चीज हम देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स है इससे क्या होगा कि ईज ऑफ बिजनेस भी आएगा इन एरियाज पर। और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन पोर्ट्स। तो सागरमाला परियोजना या प्रोजेक्ट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट है क्या। सागरमाला प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट स्कीम है, एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में बंदरगाहों और समुद्र तट को विकसित करना है। ठीक, इंडिया में 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और 14,500 किलोमीटर पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज है। तो प्रोजेक्ट सागर माला जब 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इतनी लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन को और जो भी पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज है उनको यूज करना है, उनकी पोटेंशियल को यूज करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का प्लान था कि यहाँ पे 12 मेजर पोर्ट से स्टार्ट किया गया था और अभी 13 मेजर पोर्ट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क इस योजना के तहत चल रहा है। और इसके अलावा जो माइनर पोर्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट वर्क भी चल रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है, उसको स्वीकृति या फिर अप्रूवल कब मिला था, और उसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो ये है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस रिलेटेड। अब स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर बनाया जा रहा है? सामाजिक न्याय की मूर्ति, इसका इनॉग्रेशन होने वाला है फ्राइडे को, मींस कल। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को इसका इनॉग्रेशन होगा। ये बना कहां पर है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश पे बना है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसका स्टेच्यू है। तो सोशल जस्टिस के लिए कौन फेमस था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इनका 125 फीट का ब्रॉन्ज स्टेच्यू
कांस्य प्रतिमा बनाई, इनॉग्रेशन किया जाएगा उसका कल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अब हमने 3-4 स्टेच्यूज देखे थे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने देखा था एक स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है। तो जो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो किसका स्टेच्यू है? ये है रामानुज का, है ना। जो रामानुज है उनका स्टेच्यू 11वीं सेंचुरी के इंडियन फिलोसफर है ये। तो इनका स्टेच्यू बना है, और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये है तेलंगाना में। तेलंगाना हैदराबाद जो है उसमें स्टेच्यू बना है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। फिर आ जाता है स्टेच्यू ऑफ वननेस। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है हमारे ओमकारेश्वर पे ही है। तो ओमकारेश्वर खंडवा पर आपको स्टेच्यू ऑफ वननेस देखने के लिए मिलता है, जो किसका है? आदि शंकराचार्य का है। ये भी याद रहना चाहिए आपको, लोकेशन याद रखना चाहिए और किसका स्टेच्यू बना है ये भी चीज याद रखनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ पर बना हुआ? ये बना हुआ है गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में। और किसका स्टेच्यू है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू। तो अब हम 4 स्टेच्यू देख चुके हैं। तो स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टेच्यू ऑफ वननेस, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और उसके बाद स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ये 4 स्टेच्यू, उनका लोकेशन और किसका स्टेच्यू बना हुआ है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स के लिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में कि जो तेहरान है, मतलब ईरान की अगर हम बात करें, ईरान का कैपिटल हो गया तेहरान। तो ईरान ने किस पर एयर स्ट्राइक्स की हैं? पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की हैं। और किस वजह से की यहाँ पर? क्योंकि उनको लगा कि कुछ पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसेस हैं। और टेररिस्ट बेसिस किसके हैं? जैश अल अदल टेरर ग्रुप के टेररिस्ट बेसिस है बलूचिस्तान में। तो वहां पर ईरान ने डिफेंस के लिए इस पर एयर स्ट्राइक्स करवा दी। अब पाकिस्तान ने ऐसा प्रोटेस्ट किया, जो पाकिस्तान एम्बेसडर टू तेहरान थे उनको वापस बुला लिया तेहरान से, ठीक इसके प्रोटेस्ट में। तो अब इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो किसको डिफेंड कर रहा है? ईरान पर, है ना। इंडिया किसको डिफेंड कर रहा है? ईरान को। बट इंडिया ने यहाँ पे ये कहा कि हमारा कोई भी मोटिव नहीं है कि हम 2 देशों के बीच में खड़े हों, है ना। 2 देशों के बीच में खड़े होने वाला मोटिव नहीं है, ये आपका बायलैटरल इश्यू है, आप खुद हैंडल करिए। बट हम किस चीज पर स्टैंड ले रहे हैं? क्योंकि इंडिया का 0 टॉलरेंस है टेररिज्म के अगेंस्ट, है ना। इंडिया का क्या है? 0 टॉलरेंस है। मींस अगर कहीं पर भी टेररिज्म हो रहा है तो इंडिया उसको टॉलरेट नहीं करेगा। इस चीज के लिए इंडिया ने आवाज उठाई है और वो किसको डिफेंड करता है? ईरान को डिफेंड करता है। अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक कब हुई? ये जो स्ट्राइक है कब हुई? जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है वो ईरान के विजिट पर हैं और उन्होंने वहां पर किससे मुलाकात की? ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से। तो ईरान के प्रेसिडेंट का आपको नाम पता होना चाहिए, ये चीज। और दूसरा वो किससे मिलेंगे? अमीर अब्दुल्ला हियान से मिलेंगे, जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये जो मीटिंग होगी वो किसके साइडलाइंस पे होगी? अभी युगांडा पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट है। 19 और 20 जैन को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो क्या है, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या शॉर्टली इट इज नेम्ड एज NAM, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पे काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बना कब था? 1961 में बना था, ठीक है। 1961 में बनाया गया था। और ये किस चीज के लिए बना था? कि जो भी इंडिपेंडेंट नेशन है वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर सके, और उन्हें अगर किसी भी कैपिटलिस्ट मींस पूंजीवाद या कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक्स के साथ अपना अलाइनमेंट नहीं दिखाना है तो वो उसके साथ नॉन अलाइंड रह सके। कि कोई भी पूंजीवाद या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को जो पावर मतलब फॉलो करता है, कोई भी ऐसा देश है, तो उनके साथ हमें अपना अलाइनमेंट नहीं दिखाना है। इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कब स्टार्ट हुआ था और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जो ईरान में भी अभी देखिए, ईरान में ये चीज हो गई है ना, अटैक हो गया। अभी रेड सी का एरिया भी काफी न्यूज में चल रहा था, ये रेड सी वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर हाउती रेबल ग्रुप्स जो है कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, तो ये एरिया भी न्यूज में था। अब ये सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज के लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको सी के लोकेशंस, जैसे आप जब कैस्पियन सी पढ़े तो उसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लें, ठीक। यहाँ पर आपने देखा कि पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ जो है उसको कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो बॉर्डर करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ईरान है, तो ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान के जस्ट बॉर्डरिंग कंट्री में क्या आता है? इराक आता है। फिर आपको सीरिया का लोकेशन, लेबनान, इजराइल। अभी जैसे इजराइल पे क्वेश्चन आया था
कि इजराइल जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ, रेड सी के साथ, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अगर हमें अच्छे से मैप याद नहीं है तो। ठीक, तो इजराइल में गाजा वाला वॉर चल रहा था, इजराइल और गाजा का, तो इसलिए क्वेश्चन आया यहाँ से। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके लोकेशन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी का लोकेशन, रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी को बॉर्डर करती हैं, जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट है ना, इजिप्ट हो गया, फिर यहाँ की कुछ कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो ये आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन एशिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, है ना, जो लैंडलॉक्ड नहीं है, आसपास कोई ना कोई सी की बाउंड्री है। तो नेपाल आपका लैंडलॉक्ड है क्योंकि आसपास कोई सी नहीं है। फिर थाईलैंड के पास तो है, लाओस भी लैंडलॉक्ड है, भूटान भी लैंडलॉक्ड है, तो नहीं है ये पूछा था। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखी नहीं, कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे ये बोल रहा है कि वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, नहीं तो ऐसे में क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, उनके आंसर मार्क करने में, तो थाईलैंड यहाँ पे आंसर था। तो ऐसे लोकेशन वाइज क्वेश्चंस आपसे रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और न्यूज है, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम नेवी टू हैव अ मिक्स्ड मार्चिंग कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड, है ना, रिपब्लिक डे का परेड होने वाला है और नेवी ऐसा पहली बार करेगा कि मिक्स्ड मार्चिंग कंटिजेंट को यूज करेगा। तो इस बार जो नेवी का परेड होने वाला है उसमें मिक्स्ड कंपोजिशन लिया जाएगा पहली बार, जहां पे 144 यंग मैन एंड वुमेन विल बी मार्चिंग डाउन द हिस्टोरिक कर्तव्य पथ, है ना, कर्तव्य पथ पे ये मार्चिंग होती है और यहाँ पे विमेन अग्निवीर को इस बार सर्विस पे इंडक्ट किया गया है। तो ये 4th बैच होगा जो अभी ट्रेनिंग का चल रहा है नेवी में अग्निवीर, विमेन अग्निवीर का, उसमें 1100 विमेन है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट अगर आपको कहीं पर भी यूज करना है तो आप देख सकते हैं कि अग्निवीर से नेवी में इतनी सारी विमेन का इंडक्शन किया गया है अलग अलग पोस्ट, जैसे म्यूजिशियंस के लिए भी, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी। तो यहाँ पे विमेन अग्निवीर का क्या किया है, रिक्रूटमेंट किया है। अब ये जो रिपब्लिक डे का परेड है विल हैव ट्राई सर्विस विमेन मार्चिंग कंटिजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा होने वाला है जहां का थीम जो है वो नारी शक्ति है, विमेन एंड फोर्स इन ऑल रोल्स एंड अक्रॉस ऑल रैंक्स एंड इंडिजिनाइजेशन, है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक में आप इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा कहीं पर लिखना है कि कितनी विमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अग्निवीर स्कीम से भी बेनिफिट हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है रेनफॉल पैटर्न पे, जो आपके इकोनॉमी या एग्रीकल्चर से, जहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके इश्यूज पूछे जाते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन से, कि एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या इश्यू या चैलेंजेस हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और ये चीज रिलेटेड है रेनफॉल पैटर्न से, कि जो इंडिया में रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो राइज हो रहे हैं ओवर हाफ ऑफ इंडिया सब डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि यूजुअली जो डेटा होता है ना वो बड़े लेवल पर आता है, लेकिन डेटा की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ग्राउंड लेवल पर है। अब लोग खेती कर रहे हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, अगर उनको रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में पहले से प्रिडिक्शन नहीं पता है तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, और अगर पैटर्न्स पता है तो भी तो लॉसेस हो रहे हैं। तो किस तरीके से वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकें, इसके लिए जरूरी होता है कि वहां पर डेटा पता होना चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकर्स उस तरीके से पॉलिसी को डिजाइन करें, है ना, जो फार्मर्स हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर पाए। अभी हमारा यूनियन बजट आने वाला है, ठीक, यूनियन बजट आने वाला है जो कि इंटरिम बजट रहेगा, लेकिन ये फोकस डालेगा किस पर, कि इकोनॉमी को, ये जो एरेटिक रेनफॉल्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, इन सारी चीजों से हम अपने फूड सिस्टम्स को कैसे बचाएं, है ना, क्योंकि अगर कभी भी बारिश हो जाती है तो ऑब्वियसली इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फूड सिस्टम्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, फूड सिस्टम्स के साथ जो हमारा पानी, पीने वाला पानी है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी ट्रांजिशन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें इसका रिजल्ट है। अब देखते हैं कि इसमें इस डेटा के अनुसार क्या पाया गया है, कि रेनफॉल जो है मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज 4400 तहसील्स में बढ़ गया है। ठीक, ये पाया है इंडियन मॉनसून में चेंजेस होने के कारण पाया गया है। अब ये पहली बार ऐसा किया गया है कि तहसील लेवल पे ये डेटा निकाला गया है, और इसके अलग ही बेनिफिट्स हैं जब छोटे छोटे किसानों को उसकी जानकारी होगी। जहाँ पे 55% जो तहसील्स हैं उनमें देखा गया कि रेनफॉल बढ़ा है, और 11% ऐसे तहसील्स हैं जहाँ पे रेनफॉल कम हो गया है। तो बहुत ज्यादा, अगर आवश्यकता से ज्यादा रेनफॉल बढ़ जाता है तो भी नुकसान है एग्रीकल्चर के लिए। बाकी जगहों पे पता नहीं चलता है, कभी भी बारिश हो गई हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक, और यहाँ पे जो डिक्रीज है वो कहाँ पर आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून पर। तो आपको पता है कि दो तरीके के मानसून होते हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपके पास क्या, एक साउथ वेस्ट मानसून है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है। तो जैसे यहाँ पर आपका इंडिया का मैप है, यहाँ से जाएगा आपका साउथ वेस्ट मानसून जो है, आपके दो ब्रांचेस होते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। यहाँ से जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है। तो ये इसमें जो है 55% आपको देखने के लिए मिला है राइज साउथ वेस्ट मानसून में, और 11% का फॉल देखने के लिए मिला है इस पैटर्न्स पे। तो ये चीज है यहाँ पर। और 87% का डिक्लाइन आया जो इनिशियल मानसून मंथ्स होते हैं उनमें। मतलब सबसे ज्यादा बारिश कब जरूरी होती है, जब खरीफ सीजन आता है। खरीफ की फसल लगाई जाती है आपकी कब, जून और जुलाई में। अगर इसमें 87% का डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है इस टाइम पर, तो सोचिए कितना बड़ा डिक्लाइन है कि समय पर बारिश ही नहीं हो रही है। अब कैसे बोए जाएंगे खरीफ फसल जो है, वो कैसे लगाई जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में, क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहीं से आता है। हाफ से भी ज्यादा, मीन्स आप बोल रहे हैं कि 50% से ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंडो गैंजेटिक वाले एरिया से आ रहा है, मतलब इस रीजन से आ रहा है। लेकिन इस रीजन में ही बारिश इतनी कम हो गई है कि पूरे देश का जो फूड सिस्टम है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा उस पर। इंदौर भी ऐसा एक जगह है एमपी में जहां पर एक्सट्रीम्स देखने के लिए मिले वेदर के, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी बहुत कम बारिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको याद रखना है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है अकाउंट कर रहा है नियरली 76% ऑफ इंडिया के एनुअल रेनफॉल पर, जबकि सिर्फ 11% जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज है नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पर आती हैं, उस पे भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। एक बहुत बड़ा उछाल आया कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी कितनी डिस्ट्रक्टिव हो गई। तो ये डेटा आपको बजट में हेल्प करने वाला है कि पॉलिसी मेकर्स इस पे कैसे अच्छे से पॉलिसीज बना सके, ताकि फार्मर्स को इसका इम्पैक्ट कम किया जा सके रेनफॉल पैटर्न्स का। फिर नेक्स्ट न्यूज आती है कि जो गूगल है उसने एक MOU साइन किया है NPCI के साथ, है ना। MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हम बोलते हैं समझौता ज्ञापन। तो यहाँ पे गूगल ने NPCI के पास एक MOU साइन किया है, ताकि जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई सिस्टम जो है वो हम भारत के बाहर भी ले जा सके, इसलिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और इसका प्रभाव क्या होगा कि यूपीआई जो है वो इंडिया के बाहर भी जा पाएगा। अब इससे और क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो पहली चीज है कि मान लीजिए इंडिया से कोई ट्रैवलर्स बाहर जाते हैं, अब बाहर जाके अगर उनको यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो अगर यूपीआई उनके पास वहां पर भी अवेलेबल होगा तो इससे वहां से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इजिली हो सकते हैं। दूसरी चीज ये होगी कि यूपीआई लाइक जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी जाएंगे, है ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सीमलेस बनाया जाएगा इसके थ्रू। पहली चीज आ गई, अगर कोई यूपीआई मतलब इंडियन ट्रैवलर्स बाहर जाते हैं तो वो इजिली यूपीआई यूज करके बाहर से इंडिया में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि बाहर भी यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स बन जाएंगे। और तीसरी चीज है कि जो रिमिटेंसेस का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि रेमिटेंसेस का जो प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि यूपीआई का यूज करके। अब आपको पता है कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रेमिटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है प्रेषण, ठीक है। रेमिटेंसेस को क्या कहते हैं, प्रेषण कहते हैं। मींस ऐसा पैसा जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। और यूजुअली ये जो टर्म है ना वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि मान लीजिए कि लोग इंडिया से कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और उनको कहाँ पर भेजना है, ये पैसा अपनी फैमिली के पास भेजना है। तो जब वो फैमिली के पास पैसा भेजते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है, रेमिटेंसेस कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रिसिपेंट है किसका, रेमिटेंसेस का इन द वर्ल्ड। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 2023 का ही रिपोर्ट है, इसलिए आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंकिंग्स पूछता है प्रीलिम्स में, तो उस हिसाब से आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स हैं कि यूपीआई अगर बाहर के देशों में भी जाता है तो कैसे बेनिफिट करेगा। और अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज में यूपीआई को इंट्रोड्यूस भी किया है, जैसे सिंगापुर। कुछ एग्जाम्पल्स जो मुझे याद है, जैसे सिंगापुर में किया गया है, और
मलेशिया वगैरह में किया गया है, मलेशिया के साथ जापान में किया गया है, और भी देश हैं जहां पर ये चीज शुरू की गई है। मुझे कुछ एग्जाम्पल्स अभी याद में आ रहे हैं। ठीक, फिर आ जाता है अब एनपीसीआई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में उसको ऑपरेट करता है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को संचालित करता है ये भारत में। बनाया किसके द्वारा गया था, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, है ना, इसके द्वारा बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था आपका एनपीसीआई। और ये कौन से एक्ट के अंदर बना है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम जो कि 2007 में आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत बनाया गया, लेकिन इसका स्टैब्लिशमेंट एक्चुअली में 2008 में हुआ था। अब ये कौन कौन से चीजों को ऑपरेट कर रहा है, तो जो रुपए आपका कार्ड है उसको ऑपरेट करता है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, और उसके बाद आ जाता है आपका यूपीआई यूनिफाइड इंटर पेमेंट सिस्टम जो आपका इंटरफेस है। आईएमपीएस हो गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। एपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। हैशटैग 99 जो यूज होता है। नैक हो गया, फिर आता है आपका सीटीएस, एनएफएस आता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपके एटीएम नेटवर्क को ऑपरेट करता है। तो ये सारी चीजों को ये ऑपरेट कर रहे हैं, एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं ये। हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं मुंबई में है, स्टैब्लिशमेंट आपको याद रखना है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स मींस ये रैंकिंग है डिफेंस से रिलेटेड, और जो मिलिट्री है, मिलिट्री को रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि किस देश की मिलिट्री कौन से स्थान पर है। ठीक, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के अनुसार जो यूएस है उसका फर्स्ट रैंकिंग है, सबसे अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ कहाँ की है, यूएस की है। सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। ये सारी रैंकिंग्स है। बस फिफ्थ नंबर पर आता था आपका यूके, तो उसको ओवरटुक किया है साउथ कोरिया ने। अब फिफ्थ नंबर पे कौन आ गया है, साउथ कोरिया आ गया है, जो यूके को ओवरटुक कर लेता है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से। अब आपको याद रखना है ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है मींस ये किस चीज पर किया जाता है, कि वहां के नंबर ऑफ ट्रूप्स देखे जाते हैं कि उस देश के पास नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखे जाते हैं कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स कितने हैं उस देश के पास, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है वहां का। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है और फिर उसके बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए इतना डिफरेंस आ जाता है कि जो यूएस का बजट है ना वो कम से कम 800 के ऊपर ही है, 831 है शायद, 835 बिलियन डॉलर्स है यूएस का जो डिफेंस पे बजट है। कंपैरेटिवली इंडिया कितना बजट पे स्पेंड कर रहा है डिफेंस के, 74 मिलियन डॉलर्स ही करता है। तो यहाँ पे ये इतना डिफरेंस है इंडिया और यूएस के मिलिट्री जो बजट है उस पर। तो ये रैंकिंग्स बस आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यहाँ पे आपका बात किया गया है, अच्छा फास्टैग से रिलेटेड न्यूज थी, अब वो ऐप में थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फास्टैग है उसके लिए एक न्यू चीज अनाउंस हुई है कि यहाँ पे बोला गया जो भी फास्टैग के रजिस्ट्रेशन है उनका केवाईसी करवाना है जल्द से जल्द, नहीं तो आपके जो फास्टैग अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो फास्टैग इंपॉर्टेंट है क्योंकि फास्टैग क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है इंडिया पे, जो कि एक प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, फास्टैग के प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिचार्जेबल टैग्स होंगे, और ये टैग्स यूज किए जाते हैं दैट अलाउ करते हैं ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन के लिए एट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन गेट्स। कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान RFID टेक्निक का यूज किया जाता है इसमें। और यहाँ पे ये अलाउ करता है ड्राइवर्स को कि जैसे ही आप टोल से ऐसे पास होंगे तो आपके विंड स्क्रीन पर एक टैग लगा हुआ होगा और वो अपने आप स्कैन हो जाता है और आपकी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो इससे क्या फायदे होंगे, इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही हाईवे से पास होता है तो मनी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ट्रैफिक मूवमेंट जो है फास्टर हो पाएगा इससे, फास्टर ट्रैफिक मूवमेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हिडन बेनिफिट्स क्या है इसके, कि व्हीकल थेफ्ट, जो व्हीकल चोरी हो जाते हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इनको भी ट्रैक कर पाएगा। तो फास्टैग के यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। फास्टैग कौन ऑपरेट करता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है ना। गवर्न कौन कर रहा है इसको, तो नेशनल पेमेंट, भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम इसको गवर्न कर रहा है, एनपीसीआई द्वारा शासित है।
23 बैंकों द्वारा। और यहाँ पे याद रखना है कि कब फाउंड किया था, फास्टैग 2014 में फाउंड किया गया था। बस आप ईयर याद रखिए, डेट वेट मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ईयर तो पता होना चाहिए कि 2014 से इसको शुरू किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे सर्ट इन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ये इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूटी के अंदर जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस हो जाता है, इसलिए इसके न्यूज इंपॉर्टेंट आईसीटी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्रिटिकल वनरेबिलिटी देखने को मिली, जहां पर बहुत सारे लोगों का पर्सनल डेटा, मींस टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, इनका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इसका ब्रीच हो रहा था, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज देखने के लिए मिले। अब एक एक्सपर्ट के द्वारा ये कंप्लेन की गई थी सर्टेन को, बट उसको सॉल्व करने में सर्टेन ने 11 महीने लगा दिए उस एक्शन को लेने में। ठीक, तो ये कितना ज्यादा डिले है, किसी का पर्सनल डेटा थेफ्ट हो रहा है और इसमें सर्टेन इतना ज्यादा डिले दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको सर्ट इन, है ना, ये हो गया। हाँ, फास्टैग का न्यूज यहाँ पे हो गया। तो सर्ट इन जो है इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। ठीक, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब इसका उद्देश्य क्या है कि एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर ये एक ऑफिस है, जिसका काम है कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना होता है, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटाने के लिए नोडल एजेंसी है और भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित रक्षा को मजबूत करता है ये। ठीक, इट स्ट्रेंथन्स द सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन। ये पता होना चाहिए कब फाउंड हुआ, ये 2004 में आया था, फास्टैग 2014 में आया था आपका। ठीक, हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली इंडिया में, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे फीचर्स पूछे गए थे हालांकि। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा ये फीचर है कंप्लायंस, अनुपालन करना है, इंटरनल थ्रेट्स के अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करना है, आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा करना है और खतरों की रोकथाम करना है। तो ये सारे ही इसके आंसर्स थे, है ना, ऑल ऑफ द अबव। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एचआरडी वाले टॉपिक, मानव संसाधन विकास वाला जो टॉपिक आपका मेंस का, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पाई जाती हैं। तो वहां पर आप ASER की स्टडी को कोट कर सकते हैं कि कितना बड़ा गैप देखने के लिए मिल रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम है, लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आती है। तो यहाँ पे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसका टाइटल था बियॉन्ड बेसिक, एक रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें किसके द्वारा सर्वे किया गया है कि तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जिसका नाम है प्रथम। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, उसने ASER स्टडी निकाला और उस ये जो सर्वे है वो किन लोगों पर किया गया, तो ये रूरल स्टूडेंट्स पे किया गया। जो रूरल स्टूडेंट्स 14 से 18 साल के हैं उन पर ये सर्वे किया जाता है ना, उन पे ये सर्वे किया जाता है। और 26 स्टेट्स के 28 डिस्ट्रिक्ट्स पे सर्वे किया गया, जहां पर उसकी फाउंडेशनल लर्निंग, फाउंडेशनल रीडिंग और अर्थमेटिक एबिलिटीज को चेक किया गया इतने स्टूडेंट्स पर। तो देखा गया कि जो बच्चे हैं 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको बेसिक और अप्लाइड रीडिंग ही नहीं आती है, उनकी मैथ्स की एबिलिटीज कमजोर है, उनको डिजिटल अवेयरनेस नहीं है और स्किल्स, इन सारे फैक्टर्स को लिया गया था। और उसमें ये देखा गया कि 86% बच्चे ही हैं जिन्होंने स्कूल्स में एनरोल किया है इस एज ग्रुप के बीच में। पहली चीज ये हो गई। उसमें जो परसेंटेज ऑफ यूथ है जिसने एनरोल नहीं किया, 3.9% है इस पर 14 ईयर ओल्ड के लिए, और 32.6% है 18 ईयर्स के लिए, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते ही नहीं है। ये गैप देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं जिनको क्या होता है, प्रॉब्लम्स, मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते बन रही है, 3rd 4th स्टैंडर्ड्स में है, लेकिन उनको ये बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते नहीं बन रही, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे बच्चे हैं। हाफ कैन रीड सेंटेंसेस, अ लिटिल ओवर हाफ कैन रीड इंग्लिश सेंटेंसेस, बस 57% बच्चे हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़ पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 90% तक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके घर में स्मार्टफोन है और उन्हें अच्छे से ये भी पता है कि स्मार्टफोन कैसे यूज करते हैं। आजकल के बच्चे आप देखिए कि सबको पता है स्मार्टफोन कैसे यूज करते हैं, हमसे ज्यादा उनको आता होगा। बट आप देखेंगे कि इतना बड़ा गैप देखने के मिल रहा है इन बच्चों पे जिनको पढ़ना नहीं आता है, बेसिक चीजें नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इसका स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसका एक कंपैरिजन भी दिया है कि रूरल गर्ल्स जो हैं वो शुरू में इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बनने का सपना देखती हैं, लेकिन बाद में जाते जाते वो आर्ट्स को चूज कर लेती हैं।
तो इसमें एक एनालिसिस दी हुई है कि किस तरीके से जो स्टेम है आपका, है ना, स्टेम के जो करियर्स होते हैं, इन करियर्स पे, है ना, आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इतना कम क्यों? आईआईटीज में देखेंगे आपकी कितना गर्ल्स का पार्टिसिपेशन रेट है, वहां पर गर्ल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू में उनका सपना तो होता है कि इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, बट आगे जाते जाते वो चीज आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके पीछे के रीजंस दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। ठीक डेटा ही है, अगर आप थोड़ा बहुत कहीं स्टेम का करियर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे कि इंडिया में अक्टूबर 1 से जनवरी 15 तक शुगर का आउटपुट जो है वो 7% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। अब ये चीज बढ़ती कम होती रहती है। आपको क्या चीज याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है अब किसका, शुगर का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तो है, लेकिन चीनी उपभोक्ता भी है। इतना सारा शुगर बना रहे हैं लेकिन कंज्यूम भी खुद ही कर ले रहे हैं। ठीक, इसलिए डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है इंडिया को। मतलब अब शुगर का कंजम्पशन इनडायरेक्टली इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं उसको। फिर वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन एक्सपोर्ट हम कम ही कर रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने किसको मतलब अभी ओवरटेक किया है, ब्राजील को ओवरटेक किया था 2022-23 में, है ना। और ब्राजील को ओवरटेक करके इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। अगर इंडिया के अंदर की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने का शीर्ष उत्पादक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं है ना, उत्तर प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आएंगे इसके बाद से। और उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अगर इंडिया में रैंकिंग पूछी जा रही है तो इंडिया में यूपी का रैंकिंग फर्स्ट है, और अगर वर्ल्ड में रैंकिंग पूछी जा रही है तो इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो 48 दिन बाद, 48 दिनों बाद वीणा राणा जो है अब वो चीफ सेक्रेटरी बन चुकी है, ये चीज यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे इनको कौन सा माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का प्रभार रहेगा इनके पास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो बंदोपाध्याय हैं, संजय बंदोपाध्याय, उनको कर्मचारी चयन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बस इस न्यूज में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर किंग ऑफ शतरंज जो आनंद है, क्या नाम है इनका, प्रगनंदा है, प्रगनंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियंस चीन के डिंग लेरेन को हराया है। और इसके साथ ही वे 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अब। इसलिए काफी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए भी और प्रगनंदा के लिए भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पे पिछले दिनों ही पीएम जनमन न्यूज के बारे में पढ़ा था कि जो पीएम जनमन है वो ट्राइबल से रिलेटेड एक स्कीम है, जहां पर जो पीवीटीजीज हैं, पीवीटीजीज है उनके डेवलपमेंट वर्क से ये जुड़ा हुआ है ना। पीवीटीजीज को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज, सड़क, आंगनबाड़ी और आवास से लेकर कई काम किए जाएंगे। तो ये चीज अब एमपी में भी स्टार्ट कर दी गई है। ये नया कैबिनेट का जो बैठक हुआ है उसमें ये चीज सामने आई है कि अब जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे बैगा, भरिया और सहारिया 3 हैं हमारे यहाँ 23 जिलों में, तो वहां तक ये सारे बेनिफिट्स पहुंचेंगे, ये चीज बोली गई है। और उसके बाद एक और चीज है कि मुहासा बबई इंडस्ट्रियल टाउन घोषित कर दिया गया, और ये जो जगह है वो कहाँ पर है आपका, नर्मदापुरम में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर आ जाते हैं एक नेक्स्ट चीज पर कि यहाँ पर एम्स का एक रिसर्च सामने आया है, जहां पर उसने मुनगा की फली, जो आपका ड्रमस्टिक होता है या फिर मोरिंगा कहते हैं इसको, तो मुनगा की फली और पत्तियों से एक आयुर्वेदिक दवा तैयार की है, और उसको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकेगा। अभी इसका रैट्स पे ट्रायल किया गया है, और अब इसको किस पर ट्राई किया जाएगा, ह्यूमंस पे भी इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो रैट्स पे इसका ट्रायल सफल रहा है, मतलब एक दवाई बनाई गई जिसको क्या कहा जाता है, कोड ड्रग नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको नाम दिया गया है कोड ड्रग। और 15 दिन तक ये चूहों को रोज इसका ड्रॉप्स पिलाए गए, और 16th डे से फिर देखने के लिए मिला धीरे धीरे वो जो सेल्स हैं वो खत्म होना चालू हो रहे हैं। और इसके बाद फाइनली ये देखा गया कि धीरे धीरे चूहों में जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स थे वो नष्ट होने लगे। 3 महीने तक ये चीज की गई और जो चूहे थे वो पूरे तरीके से ठीक हो गए हैं। तो अब इसके बाद इसका ह्यूमंस पे भी ट्रायल किया जाएगा। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफी अच्छी चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर, है ना।
तो ये भारत का सबसे आम कैंसर है। इसके बाद आपका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मुंह का कैंसर जो है, उसके बाद ये आता है ब्रेस्ट कैंसर। और लगभग इंडिया में 9.2 पर 100,000 पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड रहती है। मोस्ट कॉमनली विमेन्स काफी अफेक्टेड है इससे। तो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है ज्यादातर, है ना। डबल हो जाएगा ये रेट 2030 तक, ऐसा भी बोला गया है। इसलिए ये काफी अच्छा चीज डेवलप की गई है एम्स भोपाल के द्वारा। आप देखते हैं ह्यूमन ट्रायल्स पे कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। अब यहाँ पे लगातार दूसरे साल चीन की जो आबादी है वो घट चुकी है। तो 90 लाख बच्चे पैदा हुए, पर घर में इतने लोगों, करोड़ लोगों की मौत भी हो गई। तो इससे क्या हो गया, फिर से जो चाइना है उसकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार घटी है। मतलब दूसरी बार ये घटी है ना, लगातार। आप देखेंगे अब चीन जो है अब घटती हुई आबादी से काफी तनाव में है, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ है। अब चीन ने अपनी जो चाइना है उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था 1980 में, है ना। 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आता है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी में आप दूसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, ये सब कर देता है। अगर नागरिकता नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे लोग किसको प्रमोट करते हैं कि बड़ी संख्या में युवा इकलौती लड़कियों की आबादी बढ़ जाती है ना। जैसे मैंने देखा था जो क्या नाम है, अनमोल जायसवाल का एक शो आता है यूट्यूब में, ट्रैवलिंग करता है वो, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप पे है शायद अभी। हाँ, तो उसमें देखा था कि वो जो चाइना जाता है ना, तो चाइना में, अभी वो चाइना में है शायद, तो चाइना में देखेंगे कि वहां पर हर जगह ना आपको विमेन्स बहुत ज्यादा दिखेंगी। वो बता भी रहे कि हर जगह उसने दिखाया कि विमेन्स ही रहती हैं, हर शॉप्स में विमेन है। तो सब कुछ विमेन से ही हेड हो रहा है। लड़के बहुत कम ही शॉप्स में देखने के लिए मिलते हैं। पेट्रोल पंप्स जो हैं वहां पर भी लड़कियां ही दे रही हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती, तो इससे जो युवा इकलौती लड़कियां उसकी आबादी भी बढ़ी है। अब 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी, लेकिन कुछ भी चेंजेस देखने के लिए मिले नहीं। अब इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, पिछले साल ही ऐसा हुआ। और यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन 143.58 करोड़ है। ठीक है, 65 करोड़ तो इसमें युवा हैं जो 25 साल, इसमें से भी आधे 25 साल से कम ही उम्र के हैं। तो ये चीज इंडिया के लिए है ना, इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वाइज आपको डेटा पता होना चाहिए। फिर उज्जैन में मनाया जाएगा विक्रमोत्सव, 1 मार्च से शुरू होगा। और 8 को नृत्य की प्रस्तुति देंगी हेमा मालिनी। तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि जो विक्रम महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है, उज्जैन में मनाया जाता है। तो विक्रम महोत्सव अभी मनाया जाएगा 1 मार्च से, और वो कहाँ पर मनाया जाएगा, उज्जैन में। तो ये प्रीलिम्स में कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महोत्सव या ऐसी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सो आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने उससे रिलेटेबल थ्योरीज भी देखी हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस सेशन को देखने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहां से एक बार चीजों को रीड आउट कर लीजिए, तो काफी हेल्प मिल जाती है और ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। न्यूज की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, और एक चीज ये भी जरूरी होती है कि आप उसको रिवाइज करके कितना दिन रिटेन कर पाते हैं। और जब आप उनको मेंस के आंसर पे, अभी आप आंसर राइटिंग अगर कर रहे होंगे, तो उसमें जब डेटा को यूज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद वो डेटा आपको हमेशा याद होने लगता है। अभी आप सोचेंगे कितना टफ है इतना सारा डेटा यूज करना, बट कुछ कुछ चीजें जब आप बार बार यूज करने लग जाते हैं ना, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है, और इससे आप अच्छे आंसर्स भी लिख पाएंगे। तो अभी से आप ये प्रैक्टिस करते रहिए कि आपको किस तरीके से यूज करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम मिलेंगे कल हमारी कल की न्यूज के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।